अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान आप लोगों को फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था स्टूडेंट्स हमने उसको कवर किया। इसी तरह उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की दुआओं से हम सेकंड चैप्टर और आहिस्ता आहिस्ता हम फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का कोर्स चंद महीनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। और आज हम स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का एग्जाम्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज़ हमारा क्या है, वेक्टर्स। तो सबसे पहली चीज़ हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, और बाद में जब एंगल का कंसेप्ट आया तो हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इसी तरह हम इस टॉपिक के अंदर उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड तो आप लोग बखूबी अब जानते हो कि मैग्नीट्यूड की मैंने डेफिनेशन भी करवाई थी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में कि मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी के किसी भी चीज के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी पाई जाती है उसको हमने क्या बोला था स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड बोला था। तो इसका मतलब वो क्वांटिटीज जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो स्टूडेंट्स उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। तो आप लिखें दोज क्वांटिटीज which are completely defined by magnitude as well as direction। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल दे दें एक्सेलरेशन की, इसमें आप एग्जाम्पल दे दें एक्सेलरेशन हो गया, उसके साथ फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बहुत सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जितनी भी आती हैं, अगर आप देखें उसमें अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर पाया जाता है किसी भी क्वांटिटी के अंदर, तो आप उसको किसका नाम दे, वेक्टर क्वांटिटीज का नाम दे। और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब होती हैं स्टूडेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जबकि उसमें डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसी का एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप मास की बात करते हैं तो मास बेसिकली एक मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, स्केलर्स की कैटेगरी में जाएगा। क्योंकि हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में हैं, तो हम इसी को ही डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स ही को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी वेक्टर को लिखते हैं सिंबॉलिकली, जब आप उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमेशा याद रखें कि किसी भी वेक्टर को लिखते हुए आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर ये वेक्टर ए है तो इसके ऊपर एक क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ये क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की। या फिर आप इसी वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं, बोल्ड करके अगर आप इस वेक्टर को लिख देंगे तो इससे भी ये साफ जाहिर होता है कि ये क्या है, एक वेक्टर है। या फिर आप वेक्टर को लिखें और इसके ऊपर क्या लगा दें, एक एरो लगा दें, तो ये क्या है, बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की। इसका मतलब इससे ये इस बात साबित होती है कि ये वो चीज है कि जिसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकली वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बाय एन एरो। एक तीर की तरह एक वो बनाते हैं, एरो तीर को कहते हैं, ये बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वेक्टर है ए, तो इसका मतलब इस तीर का जो हेड है, ये जो हेड है ये क्या बताता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को बताता है। और इस तीर का जो टेल है
पूंछ है, ये क्या बताता है बेसिकली स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड बताता है। अगर हम सिर्फ ये लाइन लिख दें, सिर्फ ऐसी लाइन बना दें, तो इससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि इस लाइन का फिनिशिंग, इस लाइन की एंडिंग कहाँ पर हो रही है, इस लाइन की एंडिंग किस पॉइंट पे हो रही है, ये लाइन कहाँ जाके खत्म हो रहा है। इसका मतलब हम क्या लगा देते हैं, एरो हेड लगा देते हैं, किसी भी तीर के आगे, किसी भी उसके मैग्नीट्यूड के आगे एक एरो लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका डायरेक्शन भी है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। तो मजीद अगर हम डिस्कस करें, अगर आप किसी भी कैलकुलेशन में अगर किसी वेक्टर को आप इस तरह लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये आपका गलत होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। इसमें हमेशा वेक्टर को सिंबॉलिकली केस में आप एक किसी वेक्टर को लिखते हो तो उसके ऊपर एक एरो लगा दो या फिर उसको किसी बोल्ड फेस लेटर से लिख दो। तो ये क्या है, बेसिकली वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर्स को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मजीद हम आगे दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके हवाले से। अब आगे जब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एक और हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों की बुक के लिहाज से वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 9 मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसी सिस्टम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को 90 के एंगल पर काटती हैं, और जब 90 के एंगल पर काटती हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और वर्टिकल लाइन को हम क्या कह देते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि टू म्यूचुअल लाइंस cuts each other perpendicularly। इसका मतलब ये है कि दो म्यूचुअल लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 का एंगल बनाते हुए काटती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्कार्ड एक्स एक्सिस। उसी तरह वर्टिकल लाइन स्कार्ड वाई एक्सिस। अभी मैं डायग्राम बना के भी आप लोगों को समझाऊंगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इन लोगों ने एक दूसरे को कट किया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डीप में लिखवाने की, क्योंकि बुक्स के अंदर सब कुछ आप लोगों को मवाद मुहैया किया गया है, बस आप लोगों को उसको रीड करना है, समझना है और पढ़ना है। इसी तरह स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एक नाम और भी है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट गुजरे थे जिसने इस प्लेन को बताया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसका नाम रेनी डिकार्ट था, इसलिए उसी के नाम की ऑनर में इसका नाम क्या रखा गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा गया। मैंने पॉइंट्स में आपको इसका जो थीम था वो समझा दिया। अभी मैं डायग्राम बना के आप लोगों को मजीद कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं, तो आप वीडियो को पास कर दें और जो मैंने लिखवाया उसको आप अपनी बुक्स के अंदर, रफ कॉपीज के अंदर लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं डायग्राम बना दूं तो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक लाइन ये और दूसरी लाइन है बिल्कुल इसके सेंटर से इक्वली म्यूचुअल, मुकम्मल इक्वल तौर पे यहां भी काट सकती थी स्टूडेंट्स। अगर यहां काटे तब भी ये 90 का एंगल बना रही है,
यहाँ भी 90 का एंगल बना रही है, मगर इस तरह नहीं बल्कि इक्वली इसने क्या किया, इसको दरमियान से, इक्वली दरमियान से कट करके पास हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसको दूसरी लाइन ने मुकम्मल दरमियान से क्या किया है, काटा है स्टूडेंट्स। काटने के बाद ये जो दरमियान वाला जो पॉइंट बना है इसको हमने क्या कहा है, ओरिजिन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन, इसको हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस। और इस तरफ जो एक्स एक्सिस है उसको हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो है इसको हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमने क्या कहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स सवाल ये आता है कि वेक्टर्स के अंदर इसका क्या काम, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर इस चीज का बहुत ही ज्यादा काम है कि हम इस प्लेन के अंदर वेक्टर्स की डायरेक्शन को हम मालूम कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर अगर हमें गिवन हो तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस उसके कंपोनेंट्स निकालते हैं, और उसकी मदद से हम मुख्तलिफ उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो इसकी जरूरत थी, तो इसलिए हमने वेक्टर्स की चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस किया। आगे जाके जब हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें इसका बहुत ही ज्यादा काम होगा। बेसिकली ये एक प्लेन है, बेसिकली स्टूडेंट ये एक प्लेन है जिस प्लेन में एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसका मतलब ये ऐसा प्लेन है जिसके डायमेंशन दो हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है। प्लेन मैंने आप लोगों को बताया कि स्टूडेंट एक ऐसी, अगर हम बात करते हैं किसी साइकिलिस्ट की या फिर किसी एरोप्लेन की, जब एरोप्लेन, मिसाल के तौर पर ये रनवे है स्टूडेंट्स, यहां पर एरोप्लेन है, बस मैं मिसाल देता हूं, ये गाड़ी है, कोई गाड़ी है, ये सीधी सीधी चल रही है, ये सीधी सीधी स्टूडेंट्स क्या हो रही है, चल रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है, इस तरह आगे की तरफ इसकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहां से हमें साफ साफ पता चलता है स्टूडेंट्स कि इसकी डायरेक्शन किस जगह पर है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। इसी तरह अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करे स्टूडेंट्स, अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव करे ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे है। अगर यहां पर सवाल ये आता है, इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि इस केस में गाड़ी एक्स एक्सिस में मूव कर रही थी, इस केस में गाड़ी वाई एक्सिस में मूव कर रही है। अगर मैं कहता हूं कि अगर गाड़ी इस तरह की डायरेक्शन में मूव करे, अगर गाड़ी मिसाल के तौर पर ये, अगर गाड़ी इस तरह की डायरेक्शन में मूव करे, अगर गाड़ी इस तरह की डायरेक्शन में मूव करे, तो स्टूडेंट यहां से हमें पता चलता है, अब इस केस में हमें यह पता चलता है, ये जो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, इसका मदद क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि गाड़ी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस भी कवर कर रही है और एज वेल एज वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब अगर ये मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, अगर मैं ये वाई एक्सिस लेता हूं, इसका मतलब गाड़ी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस भी कवर कर रही है और वाई एक्सिस का डिस्टेंस भी कवर कर रही है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पे अगर आप ले लेते हो, तो इसका मतलब ये देखें, इसने वाई एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर किया और एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रही है और वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब ये एक एक्सिस में नहीं है, बल्कि क्या है, दो एक्सिस में है। तो मतलब एक्स में भी है और वाई में भी है। तो इस तरह के प्लेन, इस तरह की मोशन जिसमें दो प्लेन इन्वॉल्व हो, इसमें दो एक्सिस इन्वॉल्व हो, इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। तो इस तरह के मोशन के टाइप को हम क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखें स्टूडेंट्स। When
a particle is moving in a 2D type axis. When particle is moving in a 2D type axis, then such motion is called motion in a plane. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ साथ एक और एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है. लाजमी नहीं है कि ये जो बॉडी है ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में क्या करे, मूव करे, बल्कि ये भी हो सकता है कि बॉडी एक्स और जेड में भी मूव कर सकती है, जेड और वाई में भी मूव कर सकती है, या जेड और एक्स में भी मूव कर सकती है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो अगर ये मिसाल के तौर पर ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, और उसी तरह ये दूसरे पेन से बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए. ये दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है. तो जेड एक्सिस के कर एक और एक्सिस भी मौजूद होता है. ये 3D, जब 3 डायमेंशंस की बात करते हैं तो उस केस में यूज होता है. बेसिकली ये जो हमारा प्लेन है, जिस प्लेन पे मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ये 2D प्लेन है. इसमें बनाना ये काफी मुश्किल होता है. बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन होती है, मुकम्मल तौर पे समझ लें कि ये पेन जो है, अगर मैं इसको मुकम्मल सेंटर के बीचों बीच इस तरह अंदर की तरफ लेकर जाऊं, इस तरह हो जाता है. मिसाल के तौर पर इस तरह, ये x, ये y, तो z की डायरेक्शन मुकम्मल तौर पे स्टूडेंट्स इस तरह की है. मतलब ये जो मैंने लाइन बनाई, ये बेसिकली क्या है, मुकम्मल तौर पे सेंटर की तरफ गया हुआ है. और इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस. इसका मतलब x और z के दरमियान भी हो सकता है, z और y के दरमियान भी हो सकता है, या x और y के दरमियान भी हो सकता है. तो इस तरह के उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं. प्लेन के लिए शर्त है कि 2D टाइप एक्सिस हो. x y हो सकता है, x z हो सकता है, उसी तरह z x हो सकता है, और उसी तरह y z हो सकता है. इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ 2D टाइप एक्सिस, देन सच मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन. फॉर एग्जांपल इन एक्स वाई केस, इन एक्स जेड केस, इन जेड एक्स केस एंड वाई जेड केस. तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा. अभी हम मजीद आगे बढ़ते हैं और मजीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. मेरे ख्याल से अब आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में कंसेप्ट समझ में आया होगा कि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो अब तक हमने कितने एक्सिस पढ़े स्टूडेंट्स? अब तक हमने 3 एक्सिस के बारे में डिस्कस किया. एक को हमने एक्स एक्सिस कहा, और दूसरे को हमने स्टूडेंट्स क्या कहा, वाई एक्सिस कहा. एक को हमने एक्स एक्सिस कहा, दूसरे को हमने क्या कहा, वाई एक्सिस कहा, और तीसरे को हमने क्या कहा, जेड एक्सिस कहा. ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस. अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है जेड एक्सिस की, मुकम्मल तौर पे परपेंडिकुलर है. मतलब इन तीनों एक्सिस के दरमियान एंगल कितना बनता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का बनता है. तो यहाँ पर मजीद आप लोगों को डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है. अब एक और टर्म है यूनिट वेक्टर. एक और टर्म क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि अब हमने बात कर लिया कि वेक्टर जो होते हैं वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और इनके पास क्या होता है, एक मखसूस डायरेक्शन होती है. तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड कर लें डायरेक्शन के साथ, तो वो हमें क्या देता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड करें डायरेक्शन के साथ, तो वो हमें क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है. तो इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए के इक्वल टू, इसका मतलब ये है मिसाल के तौर पर कोई वेक्टर हमें दिया है स्टूडेंट, वेक्टर हमें दिया है, वेक्टर दिया है, वेक्टर की वैल्यू हमें कितनी दी है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर 5 दिया है. तो अगर कोई हमसे पूछे कि इसका यूनिट वेक्टर लिख दें,
तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ये तो वेक्टर का सिंबल था कि ये वेक्टर बता रहा है। यूनिट वेक्टर को हमेशा क्या लिखते हैं, ए कैप, और ए कैप बराबर है किसके, वेक्टर के क्या वैल्यू है 5 और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5। मोड के अंदर लिख देते हैं, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, मोड के अंदर लिख देते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अभी इस कंसेप्ट को आगे जाके मैं और भी समझाऊंगा। हमेशा याद करें यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, किसी भी प्लेन की डायरेक्शन को बताता है। हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स के एक्स एक्सिस में जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। इसी तरह स्टूडेंट जो वेक्टर हम वाई एक्सिस में यूज करते हैं वो वेक्टर क्या होता है, जे कैप। इसी तरह स्टूडेंट जो जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, के कैप। समझ में आया? तो मैं लिखवा देता हूं, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज होता है, आई वेक्टर। आई एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, जे कैप। और उसी तरह जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है क्या होता है, के कैप। तो यूनिट वेक्टर हमेशा किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को हम किससे डिवाइड करें, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो हमें क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मजीद हम आगे जाके इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि जो बंदे फर्स्ट ईयर में जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो इस चैनल में आके रेगुलर वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।